आपको पता है कि आजादी के पूर्व किस नेता के नेतृत्व में सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी का नारा दिया गया था और यह कब हुआ था? यदि आप यह सोच रहे हैं कि यह काम गांधी जी ने कराया था तो आप गलत सोच रहे हैं। आज इस श्रृंखला के दूसरे भाग में ऐसे कई सवालों का हम लोग सही जवाब समझेंगे और बंगाल विभाजन से लेकर मुस्लिम लीग की स्थापना तक के हर छुपे षड्यंत्र से पर्दा उठाएंगे और साथ में यह भी समझेंगे कि उस षड्यंत्र काल में कांग्रेस कहां विफल हुई जिसकी वजह से हिंदू महासभा की जरूरत ने जन्म लिया। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत। पहले एपिसोड में हम लोगों ने यह समझा कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, किसने की और किन परिस्थितियों में की। आज का जो एपिसोड है इसको हम शुरू करेंगे सावरकर के प्रारंभिक जीवन से, आरंभिक जीवन से। वीर सावरकर जो बचपन से एक पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे और 1902 में उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में बीए करने हेतु दाखिला लिया और वहां पे अक्सर उनके ओजस्वी भाषणों के लिए उन्हें जाना जाता था। 1904 में उन्होंने वहीं पे अपना पहला क्रांतिकारी संगठन बनाया, अभिनव भारत। इसके बाद 1905 में एक बड़ी घटना देश में हो जाती है और वो थी बंगाल का विभाजन, जिसे बंग भंग भी कहते हैं। आपको बता दूं कि उस समय बंगाल में असम, बिहार, उड़ीसा ये सारे ही आते थे। इस विभाजन के पीछे अंग्रेजों की जो दलील थी, उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा राज्य है, और ऑब्वियसली आप अगर सोचे बिहार, उड़ीसा ये सारे अगर राज्य मिला दिए जाए तो एक बहुत बड़ा राज्य बन जाता है। तो यही उन्होंने बहाना लिया कि एक बहुत बड़ा राज्य है तो इसके संचालन में काफी दिक्कत होती है, अतः प्रशासनिक कारणों से इसका विभाजन जरूरी है। जबकि सच्चाई यह थी कि उस वक्त बंगाल राष्ट्रीय आंदोलनों का केंद्र बनता जा रहा था। उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से वहां पे दरार डाली जाए। उन्होंने भौगोलिक दरार नहीं डाली थी, वहां पे लोगों के मन में दरार डाली थी, और वो कैसे डाली थी उसी के ऊपर बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सिंपल सी चीज सोची कि जो ये क्रांतिकारी सब एकजुट होकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर इनको दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये आपस में कुछ समय लड़ेंगे और हमसे ये कम लड़ेंगे, इसलिए हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि हम वहां पे हिंदू मुसलमान बंटवारा करते हैं, और उन्होंने इसी लाइन पे काम किया। उन्होंने एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाया ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में तकरार पैदा की जा सके। अच्छा, 1896 से 1902 तक असम के जो मुख्य आयुक्त रहे थे यानी चीफ कमिश्नर मिस्टर हेनरी कॉटन, वो फिर भी भले मानुस थे। उन्होंने इस पर कहा कि अगर आपको विभाजन करना ही है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं यानी बंगाली भाषी जितने भी लोग हैं उनका एक राज्य बना दो और बाकी का दूसरा राज्य बना दो। यानी कि विभाजन इस आधार पर, भाषा के आधार पर करो, ना कि आप जात धर्म के आधार पर यह विभाजन करो। और यदि ऐसा हुआ होता तो काफी संभावना थी कि आजादी मिलने के बाद बांग्लादेश हमसे अलग ना हुआ होता, वो बंगाल का अभिन्न हिस्सा होता। पर अंग्रेजी हुकूमत को तो डिवाइड एंड रूल करना था, इसलिए वो विभाजन हिंदू मुसलमान आबादियों के आधार पर किया गया। ढाका के जो उस समय के नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह, पहले तो वो इस विभाजन का विरोध करते रहे, लेकिन बंग भंग यानी बंगाल के विभाजन हो जाने के बाद वो ऐसे माने कि जैसे समझ लो उनके मन की मुराद पूरी हो गई। 1905 के उस बंगाल विभाजन से दुखी होकर सावरकर ने ही सबसे पहले स्वदेशी का नारा दिया था और विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। याद रखिए, तब तक गांधी जी भारत नहीं आए थे। गांधी जी 1915 में आते हैं। तो ये था आपके पहले सवाल, जो मैंने पहला सवाल किया था, उस पहले सवाल का जवाब कि विदेशी कपड़ों की होली जलाने का सबसे पहला श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है वीर सावरकर। अच्छा, 1905 में शुरू हुआ ये विदेशी कपड़ों और सामानों का विरोध, यानी जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, ये 1911 तक मुखरता से देश के विभिन्न भागों में चलता रहा। पर यहां एक बात गौर करने वाली है कि ढाका के नवाब वही महोदय सलीमुल्लाह, जो पहले बंग भंग का विरोध कर रहे थे और फिर मान गए थे, इस पूरे दौरान यानी 1905 से लेकर 1911 तक बंगाल के किसानों को स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ भड़काकर अंग्रेजों द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का समर्थन करते रहे। इसके बाद 1906 में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक सावरकर की राष्ट्रभक्ति से प्रसन्न होकर उनकी आगे की शिक्षा के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति का अनुमोदन करते हैं और उसी स्कॉलरशिप को पाकर सावरकर लंदन आगे की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं।
1906 में एक और बड़ी घटना होती है जिसका यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका आगे बहुत रेलिवेंस है। देखिए, मेरा प्रयास है कि आपको ईयर वाइज घटनाएं और उसमें सावरकर व कांग्रेस की जो भूमिकाएं हैं मैं समझाता चलूं। इस श्रृंखला के अंतिम 2 भागों में, जो ये पूरी 9 एपिसोड्स की मैं श्रृंखला आपके सामने रख रहा हूं, इसके जो अंतिम 2 भाग होंगे उसमें आपको ये सारी घटनाएं जो मैं बता रहा हूं और जो सारा विश्लेषण दे रहा हूं, ये सब एक जगह कन्वर्ज होता सा दिखाई देगा। कांग्रेस ने बंग भंग यानी बंगाल विभाजन का विरोध तो किया, पर उस वक्त पूरे भारत के हित में जो कूटनीतिक निर्णय लेने चाहिए थे उसमें कांग्रेस अक्षम रही। समझिए कैसे। बंग भंग के माध्यम से अंग्रेजों ने जमीन मात्र पर बंटवारा नहीं किया था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, बल्कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान आबादियों के दिमाग में बंटवारे की एक लकीर खींच दी थी। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनने का पहला बीज 1905 में बंग भंग के माध्यम से पड़ गया था और उसे ठीक से रोपा गया 1906 में, जब ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अच्छा, अंग्रेज तो चाहते ही थे कि देश के आंदोलन में बंटवारा पैदा हो जाए किसी भी प्रकार से, जिसके लिए वो तत्कालीन मुस्लिम नेताओं व नवाबों को चढ़ाते जा रहे थे और प्रलोभन के रूप में कुछ सुविधाएं भी दे रहे थे, जिसका पहला उदाहरण था बंग भंग यानी कि बंगाल का विभाजन। और उस समय के मुस्लिम नेता व चिंतक जो थे उन्हें भी स्पेशल दर्जा पाकर आनंद आने लगा था और तभी अगले ही साल 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, या फिर कह सकते हैं कि उनका स्वार्थ जो था उस स्वार्थ की पूर्ति हो रही थी। इस स्थापना से जुड़े कुछ और अनकहे से तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगा। असल में एक मुस्लिम पार्टी के गठन की सुगबुगाहट 1901 से चल रही थी। बंगाल विभाजन ने उस विचार को और प्रबल कर दिया। सितंबर 1906, ध्यान से सुनिएगा, सितंबर 1906 में लखनऊ में इस विषय को लेकर एक गंभीर बैठक होती है जिसमें देश भर के विभिन्न मुस्लिम क्षेत्रों से, मंचों से हजारों प्रतिनिधि लखनऊ आते हैं। फिर एक प्रतिनिधि मंडल अगले ही महीने यानी अक्टूबर 1906 में शिमला में बैठक करता है। अब प्रश्न उठता यह है कि क्यों भाई इतनी जल्दी ये बैठकें क्यों हो रही थी और शिमला में ये बैठक ये किससे करने गए? जब लखनऊ में पूरी बैठक हो ही गई थी तो शिमला में कौन सी स्पेशल बैठक मीटिंग करने के लिए ये लोग गए थे? हम सभी जानते हैं कि उस वक्त शिमला बड़े अंग्रेज अधिकारियों का गढ़ हुआ करता था। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ 1905 में बंगाल विभाजन की आग पूरे देश में जल रही थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के स्थापना की खिचड़ी पक रही थी। और शिमला में खिचड़ी पकाने के बाद, जो उन्होंने वहां पे खिचड़ी पकाई, उसके बाद 30 दिसंबर 1906, अक्टूबर के बाद, आप समझिए, अक्टूबर में शिमला में, मतलब सितंबर में लखनऊ में, अक्टूबर में शिमला में, और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना भी कर दी जाती है। और स्थापना ही नहीं बल्कि जल्द ही उनके मनमाफिक परिणाम भी इसमें आने लगते हैं। जब 1909 में इन्हें पहली विजय मिलती है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, वो पास हो जाता है, जिसके तहत मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी आरक्षित सीटों की जो मांग मुस्लिम लीग कर रही थी, यानी वो सीट जहां सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ सकते थे, उस पर अंग्रेजी हुकूमत ने स्वीकृति का ठप्पा लगा दिया। और उसके बाद उनका मन बढ़ता चला गया कि हमें यह भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। अंग्रेज उन्हें उचकाते चले गए और वो आगे बढ़ते चले गए, जब तक कि वो धर्म के आधार पर उन्होंने भारत का विभाजन नहीं करा लिया। सोचिए, इन स्वार्थी मुस्लिम नेताओं व नवाबों ने मुसलमानों को कितना मूर्ख बनाया। उनसे कहा कि तुम्हारे हितों की रक्षा तभी हो सकेगी जब हमें सेपरेट अलग देश मिल जाएगा। बना लिया पाकिस्तान। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान एक मुकम्मल राष्ट्र भी नहीं बन सका है, कर्ज में डूबा हुआ है और अपनी हर जरूरत के लिए कभी चीन की तरफ तो कभी अरब देशों की तरफ तो कभी अमेरिका की तरफ मदद की उम्मीद से देखता रहता है। हो गई आपके हितों की रक्षा? हैदराबाद का वो निजाम, जरा याद करिए इतिहास को, हैदराबाद का वो निजाम जो भारत में मिलना नहीं चाह रहा था, आज स्थिति यह है कि वो हैदराबाद शहर आईटी सिटी बना हुआ है और भारत के लड़के दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने बैठे हैं। यदि बंटवारा न हुआ होता, जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में बैठे युवा हैं, मैं उनको भी ये बात कहना चाह रहा हूं, अगर मेरा वीडियो उन तक भी पहुंचे तो मैं उनको संबोधित कर रहा हूं कि यदि बंटवारा न हुआ होता तो आज कराची, लाहौर और ढाका जैसे शहर भी
मल्टीनेशनल कंपनीज के गढ़ होते और वहां के युवा भी दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे होते, कर्ज में ना डूबे होते। पर होनी को कौन टाल सकता है। मुस्लिम लीग ने सिर्फ मुस्लिम हित के गाने गाकर मुस्लिमों को बहकाया, जैसे आज भारत के भी अंदर कुछ मौलवी और मुस्लिम नेता यहां के युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को बहकाते हैं। मैं उन मुस्लिम युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि जरा गौर से आंखें खोल कर देखो। आजादी के पहले भारत में 550 से अधिक रियासतें थीं और बहुत सी रियासतों के मालिक मुस्लिम नवाबी थे। पर आज मुस्लिम समाज की स्थिति दयनीय है और इसकी वजह है कि आप आंख और दिमाग बंद करके भ्रमित करने वाले अपने नेताओं और मौलवियों की सुनते हैं। और चलिए, हिंदू तो बहुसंख्यक था, पर आप दूसरी माइनॉरिटीज की तरफ जरा ध्यान दीजिए। सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, आपसे कहीं कम संख्या है उनकी, पर आज वो देश के मजबूत लोगों में से गिने जाते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यापार का, वो किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि वो भी मेरी तरह भारत भूमि को अपनी मां मानते हैं और पूरी शिद्दत से उसे समृद्ध बनाने के लिए खुले दिमाग से काम करते हैं, उसके टुकड़े करने में दिमाग नहीं लगाते हैं। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो मुस्लिम लीग की गतिविधियां न मुसलमानों के हित में रहीं, ध्यान से समझिए, मुस्लिम लीग की गतिविधियां न मुसलमानों के हित में रहीं, न हिंदुस्तान के हित में, बल्कि उनकी मुस्लिम परस्त राजनीति की वजह से बना पाकिस्तान भारत का हमेशा के लिए दुश्मन बन गया और हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में उस 1906 के दौर में जितना गैर मुस्लिम समुदाय था, यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, जिन्हें सामूहिक रूप से सावरकर ने आगे चलकर हिंदुत्व की परिभाषा में समेटा, क्योंकि इन सब के संस्कार व उद्गम स्थली एक ही थी, यानी कि भारतवर्ष। तो जब मुस्लिम लीग की गतिविधियों की वजह से इन सभी के अधिकारों का हनन शुरू हो गया, तो हिंदू महासभा की आवश्यकता ने जन्म लिया, क्योंकि कांग्रेस अपने छद्म धर्मनिरपेक्षता यानी झूठे सेकुलरवाद का गाना गाती रही। वो मुस्लिम लीग के नेताओं को रोक सकने में अक्षम रही, बल्कि अपने हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। तो इस श्रृंखला के दूसरे भाग का मैं यहीं पे समापन करता हूं और तीसरे भाग में हम लोग ये समझेंगे कि 1906 में सावरकर के लंदन जाने के बाद ऐसी कौन सी गतिविधियां हुई, ऐसी कौन सी उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां हुई कि खौफ खाकर अंग्रेजों ने मात्र 4 साल बाद 27 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें काला पानी जैसी कठोर सजा के लिए अंडमान भेज दिया। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।